आपने किसी दुश्मन को कब मारा? कोई ऐसी घटना या उस पल को मतलब आप रिमाइंड करा सकते हो कि पहली बार दुश्मन से कब आपका बिल्कुल। तो हमारा स्टार्ट हुआ जम्मू कश्मीर के लाल चौक से। उस समय का सबसे समझ लीजिए टॉप मोस्ट जगह थी लाल चौक, जहाँ पे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी कि कब वहाँ मौत बरसने लगेगी। वहाँ एक अटैक होता है, लिटरली मेरे ऊपर वेपन तान दिया और फायर कर दिया। एक उस दौर का कश्मीर था और एक अमित शाह जी वाला नया कश्मीर है। क्या अंतर पाते हैं दोनों में? अमित शाह का जो कश्मीर है और जो पहले कश्मीर हुआ करता था, आज उस कश्मीर में बहुत अंतर है। इसमें कोई एक ऐसा पल आया जिसने आपको पूरा अंदरूनी रूप से झंझोर दिया हो? कहीं एक ऐसा हो कि रात में जब सपना आता हो तो नींद खुल जाती हो कि अरे। 2017 का जो बुर्कापाल इंसिडेंट था, जहां 300 नक्सलियों ने एम्बुश लगा के सीआरपीएफ के 27 सोल्जर्स को मार दिया था। पेंशन का जो मुद्दा है, वो पेंशन के मुद्दे के ऊपर बहुत सारे लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। पैरामिलिट्री को आप उसके दायरे में क्यों लेके आ गए? पैरामिलिट्री फोर्स एक आर्म्ड कम्बैट फोर्स है जो भारत के लिए खड़ी हुई है, भारत के लिए लड़ रही है। वहाँ के जवान, अब उनका दिमाग उनके घर में होगा, उनकी पेंशन पे होगा, उनके कैलकुलेशन पे होगा, खर्चों पे होगा, तो क्या लड़ाई करेंगे यार वो देश के लिए? भैया, कोबरा कमांडो में किस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया जाता है, मतलब ऑपरेशंस में? जो पर्सनल मेरी पसंद रही है हमेशा, ऑलराउंडर वेपन, इट्स AK-47 इज द मदर वेपन ऑफ ऑल वेपन्स। आज भी AK-47 पे ही सबसे ज्यादा भरोसा एक फौजी को होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है विराट दीक्षित। देश में जब जब कठिन ऑपरेशंस की बात आई है तो आपको एक नाम आपके जहन में हर समय याद आया होगा, कोबरा कमांडो। आज हमारे मंच पर एक एक्स कमांडो हैं जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं। आप सबके प्रेम के साथ स्वागत करना चाहूंगा मैं धीरेन्द्र सिंह जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वायरल फास्ट के मंच पे। हेलो अल्फाज। थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑल ऑफ योर व्यूअर्स, और जो भी मुझे देख रहे हैं सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। स्टार्ट करें। सर, जो कोबरा कमांडो होता है, हमने सुना है कि देश में बहुत से एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलते रहते हैं, तो कोबरा कमांडो की यूनिट कैसे अन्य यूनिट से अलग होती है? कुछ इस विषय में बताइए। देखिए, कोबरा स्टैंड्स फॉर कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये फुल फॉर्म है इसका। इट्स एन एलीट कमांडो फोर्स। कंप्लीट बटालियन ही कमांडो बटालियन होती है, और इनका उदय हुआ था लगभग, आप ये जान के चलें कि जो SF है आर्मी की, उसी की तर्ज पे बनाया गया था SAF। पहले इनका नाम SAF हुआ करता था कभी, स्पेशल एक्शन फोर्स। अच्छा, कुछ दिनों के बाद इसमें चेंजिंग आई, तो कोबरा एक कुछ पैटर्न चेंज हुए, कुछ इनके सर्वाइवल स्किल्स चेंज हुई, तो इनका कोबरा नाम बन के आया। अब जान लीजिए इसमें आप बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोबरा इज बिहाइंड सर्वाइवल स्किल्स। इसकी जो सर्वाइवल स्किल्स हैं वो अदर सभी कमांडो फोर्सेस से इसको अलग बनाती है। वैसे तो सारी कमांडो फोर्स लगभग एक जैसा ही स्किल्स होता है उनका, इंटरनल जो भी पावर है लगभग सारी एक जैसी हैं, बट इसका जो सर्वाइवल है वो टॉप क्लास है। सर्वाइवल में ये बहुत आगे हैं। ये जंगल में पड़े रहते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीनों, और खुद एक जंगल बन जाते हैं। हाँ, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट इनका मेन हथियार है। ये ऐसा कैमोफ्लेज हो जाते हैं जंगल के बीच में कि पेड़ के साथ, ये एक पेड़ है, अगर उसके साथ में ये कैमोफ्लेज हो गए तो पेड़ ही नजर आते हैं। ये दुश्मन के ऊपर सरप्राइज अटैक करते हैं। एक सरप्राइज अटैक जिस टाइम दुश्मन पे होता है, जब गोली चल जाती है तभी उसे पता चलता है कि ये कहीं से फायर आ गया। इतने माहिर हैं कोबरा। और दूसरी बात, अगर ट्रेनिंग की बात की जाए, बेसिक जो ये जंगल सर्वाइवल इनका है, ये जंगल सर्वाइवल बहुत नेक्स्ट लेवल तक इन्हें सिखाया गया है कि कैसे आपको जंगल में रहना। कैसी इनकी ट्रेनिंग होती है पूरे सुबह से लेकर शाम तक का, क्या दिनचर्या? हाँ, देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ट्रेनिंग शेड्यूल की अगर बात करें तो ये 2 फेजेस में मैं इनको बताऊंगा आपको। पहला फेज आता है ग्राउंड लेवल का, और दूसरा फेज है जंगल में। तो जो ग्राउंड लेवल में इनकी ट्रेनिंग जब होती है तो फर्स्टली ये बेसिक सी चीज़ें 4 बजे उठ जाते हैं और सीधा अपना ग्राउंड में 4, 4:30 पे ग्राउंड में मिलते हैं। अब ये नहीं है कि नहाया नहीं तो वॉशरूम नहीं गया तो पानी नहीं है, कुछ नहीं। 4 साढ़े नो एक्सक्यूजेस, 4, 4:30 बजे आप ग्राउंड में मिलेंगे। हाँ, तो वहीं से इनका जो मेंटल टफनेस है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। 4:30 बजे ये ग्राउंड में मिलेंगे। उसके बाद इनका
जो दौर शुरू होता है कठिनाइयों भरा एक रूटीन स्टार्ट होता है। सबसे पहले मॉर्निंग टफ एक पीटी है जो कि अलॉन्ग विद बीओसी और बीपीटी जो इनके साथ पिट्ठू वगैरह होता है। हाँ। जब प्लेन्स में होते हैं तो पीटी होती है, बट जब पीठ पे पिट्ठू और हाथ में वेपन, तो ये चीज़ें जब साथ में हैं तो बीओसी वो कहलाता है, बीपीटी काउंट होता है। वहाँ पे लॉन्ग जंप्स हो गई आपका, जो मतलब बहुत तरीके के ऑब्स्टिकल्स इनको स्टार्ट में दिए जाते हैं, चाहे वो मंकी रोप हो या दलदल से भरा हुआ गड्ढा जिसमें से इन्हें टार्जन रोप पकड़ के निकलनी होती है। पुशअप्स होते हैं, मिनिमम पुशअप्स जो हैं वो 50 पुशअप्स होते हैं। 50 पुशअप्स से स्टार्ट होता है इनका, 50 से कम फेल है। जो प्रोबेशन होता है कोबरा में जाने के लिए, उसमें आपको 50 पुशअप्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। देन सिटअप्स आ जाते हैं, लगभग 80 सिटअप्स, क्रंचेस जिनको यहाँ जिम वगैरह में क्रंचेस बोलते हैं, वो वहाँ सिटअप्स के रूप में जाने जाते हैं। देन आफ्टर ये आपकी जो फायरिंग स्किल्स है उस पर ध्यान होता है। फायरिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जब आप, और फायरिंग ट्रेनिंग के पहले आपको थका दिया जाता है। थकाते भी इस लेवल तक हैं कि जब आप बिल्कुल, ये शरीर ये कहता है कि बस अब और नहीं, लेकिन फिर दिमाग उसे गाइड करता है कि नहीं अभी तुम कर सकते हो। उसके बाद फायरिंग स्किल्स के लिए रेडी कराया जाता है। फायरिंग स्किल्स में जब फायरिंग टेन्योर उसका 1-2 घंटे का जब वो पूरा हो जाता है, देन वो लंच के लिए जाता है। बीच में अगर ब्रेकफास्ट है जिस दिन, उस दिन ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट नहीं है तो विदाउट ब्रेकफास्ट चलता रहता है वो। लंच के बाद फिर आफ्टरनून में वेपन ट्रेनिंग एंड अदर क्लासेस विल रिज्यूम एज पर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और चालू हो जाती हैं सारी। फिर शाम तक वो वेपन क्लासेस चलती हैं। उसके बाद इनका फिर से एक एक्शन का दौर आता है ग्राउंड में, जहाँ पे अगर बारिश का मौसम है तो फिर मेन्यू चेंज तुरंत, फिर सीधा वो आपकी जो दंड बैठक टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल लगता है वो स्टार्ट हो जाती हैं और नॉन स्टॉप चलती रहती हैं 6 बजे तक, 7 बजे तक। देन शाम को फिर नाइट इनको एक्सपोजर दिया जाता है कि इवनिंग एक्सपोजर आपको वेपन के साथ, जब आप जंगल में रहेंगे तो कैसे तैयारी करेंगे। बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है इनका, सर्वाइवल स्किल वहीं से स्टार्ट होता है जब ये रात में ट्रेनिंग इनकी शुरू होती है। हाँ, तो ऐसे बहुत से फेजेस हैं जिनसे इन्हें गुजरना पड़ता है। ये तो तब का है जब ये ग्राउंड लेवल पे हैं या प्लेन्स में है, जहाँ पे ग्राउंड की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद सेकंड फेज़ आता है इनका, जंगल में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जंगल में बेसिक ये जो जंगल कैंप इनका होता है वहाँ लगभग 1 महीना वो बिताते हैं। पहले के तो 2 महीने इनके इधर हो जाते हैं जिनमें इनकी, मतलब ऑपरेशंस के लिए जब तैयार किया जाता है, जैसे अभी आपने जितना भी बताया कि मेंटल एज वेल एज फिजिकल टफनेस इनको, कमांडो देखिए एक कॉम्बिनेशन है, मेंटल टफनेस एंड फिजिकल पावर का एक कॉम्बिनेशन है कमांडो। उसको इस लेवल तक टेस्ट किया गया है जहाँ पे एक बंदा हार मान जाता है, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके आगे उसके नेक्स्ट लेवल तक इसको टेस्ट किया गया हुआ है। कमांडो वो बंदा है। तो इसमें देखिए ये जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं ये तो अपने आप में टफ है ही हैं, टफनेस का काम करती हैं, बट मोर आपका अगर नेक्स्ट लेवल की हम बात करें तो जो जंगल ट्रेनिंग आ जाती है, जंगल में जब सर्वाइवल सिखाया जाता है, फिर वो एक साधारण शब्दों में अगर कहेंगे तो नर्क जैसा माहौल जंगल में ही क्रिएट होता है। मतलब प्रैक्टिकलिटी एक तरीके से सामने लाई जाती है कि आपको अब जब ऑपरेशन पे जाओगे तो शायद आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। जाओगे फिर सर्वाइवल कैसे करोगे वहाँ पे जी। तो 4-5 दिन 7 दिन 8 दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में पड़े रहते हैं ये। और जो मिनिमम इनके पास सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे समथिंग लाइक डेट्स वगैरह, कभी कुछ पार्ले जी या कुछ मैगी, बस इन्हीं पे सर्वाइव कर जाते हैं। मेन इनके जो दिमाग को जिस लेवल पे तैयारी की जाती है कि भाई तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है या नहीं है, वेपन ही तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारे अलावा अगर तुम्हारा साथी है तो वेपन है तुम्हारा। वेपन को आप अच्छे से रखिए और उसके अलावा आपको नेक्स्ट लेवल तक तैयार किया जाएगा कि आप कैसे लड़ेंगे। 7 दिन 8 दिन भूखे रहेंगे, उसके बाद आपकी लड़ाई का दौर शुरू होता है। जंगल क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट आपका शुरू होता है। उसके बाद भूखे पेट 3-4 दिन वहाँ लड़ने का स्किल होता है इसके अंदर। उसके बाद वापस लौट के कैंप आना है। ये स्टेप बाय स्टेप बहुत सी चीज़ें हैं जो बीच बीच में अभी आपसे हम बात करने के दौरान डिस्कस करते रहेंगे। जंगल के अलावा भी है और किन चुनौतियों को से मतलब गुजरना पड़ता है कोबरा कमांडो को, कि जब सामने सच में एक ऑपरेशन आता है तो उस समय वो अपने आप को किस तरीके से तैयार रखते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि जंगल, देखिए जंगल में जब कोई ऑपरेशन आता है
तो सबसे पहले तो जंगल में जिसके खिलाफ इनका ऑपरेशन प्लान होता है, अगर आप उनकी बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नक्सली होते हैं। ओके। नक्सल्स के खिलाफ ही इनकी मेन लड़ाई है। तो जो अब इंटेल के बेस पे काम होता है, अगर इंटेल आपका कैसा है, पिन पॉइंट इंटेल आया हुआ है तो उसकी ब्रीफिंग होगी कि भाई कितने लोग हैं, कहाँ पे हैं, ट्रेनिंग कैंप डिस्ट्रॉय करने जाना है या कुछ नक्सली छुपे हुए हैं उनको मारना है। मूवमेंट पे इनका खास ध्यान होता है कि नाइट का मूवमेंट कैसे करना है, एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, एक्सपोज नहीं होने चाहिए। जितनी भी चमकने वाली चीज़ें हैं, कोई भी, चाहे आपकी वेपन की सीलिंग कड़ी है या आपकी वॉच है, कोई क्लिक की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए रात में, वो बहुत दूर तक जाती है। एक नीचे पैर में लगाते हैं आप, एंकलेट बोलते हैं, जो नीचे हमारे शूज़ और जो लोअर हिस्सा है यूनिफॉर्म का उसको वो कवर करता है। तो उसमें वेलक्रो होता है, तो वेलक्रो भी वो चर वो कुछ होना नहीं चाहिए, वरना ये एवरी पॉइंट शुड नोटेड। एंड देन आफ्टर जब आप वापस आएंगे तो डी ब्रीफिंग होगी, वहाँ आपकी रियल बनेगी कि किस बंदे ने ऐसा किया था, और फिर वो उल्टा ही लटका रहेगा। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक्सपोज ना हो कहीं पे भी, आपका वेपन पोजीशन एकदम बिल्कुल सटीक हो, आपके पास कहाँ कैसे चलना है, चलने का तरीका, चलने का जो क्रम होता है। अब ये नहीं कोई कि रास्ते में कहीं सांप दिख गया तो अब चिल्ला रहे हैं जी जी सांप है सांप है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है यार। सांप वाँप ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और मिलते रहते हैं जंगल में। लीचेस चिपक जाएंगी तो वो भी कुछ नहीं, चिपके रहो। मुझे मेरा फोकस सिर्फ अपने ऑपरेशन पे है, क्योंकि आपके साथ अन्य लोगों की भी जान की जिम्मेदारी आपके पास ही होती है। अगर आप एक छोटी सी गलती करोगे तो उन लोगों के लिए भी वो चीज़। हाँ बिल्कुल, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। जो आपने बोला है अभी, ये हम लोगों को सबसे बड़ा डर भी यही होता है उस समय कि भाई हमारी वजह से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमारे किसी और साथी को नुकसान उठाना पड़ जाए, या वो ऑपरेशन ही डिसबैंड हो जाए, ऑपरेशन ही हम एक्सपोज हो जाएं और ऑपरेशन कैंसिल हो जाए तो हम उसके जिम्मेदार हो जाएं। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने आप को छुपाने की। पहली बार भैया आपने किसी दुश्मन को कब मारा, कोई ऐसी घटना या उस पल को मतलब आप रिमाइंड करा सकते हो कि पहली बार दुश्मन से कब आपका बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, स्टार्ट में हर बंदा एक सिविलियन होता है जी, और घर से नया फोर्स में जाता है, नई नई चीज़ें देखता है, नया सर्वाइवल स्किल सीखता है। जो बहुत अंदर से मजबूत है वो ट्रेनिंग पार कर लेता है, फिर वो डिप्लॉयमेंट में जाता है। तो हमारा स्टार्ट हुआ जम्मू कश्मीर के लाल चौक से। हाँ, और लाल चौक उस समय का सबसे, समझ लीजिए, टॉप मोस्ट जगह थी लाल चौक, जहाँ पे ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं थी कि कब वहाँ मौत बरसने लगेगी। तो लाल चौक पे ये 2004 एंड 5 सराउंडिंग बात है, अर्ली 2000s के आसपास की, हम लोग वहाँ डिप्लॉयड हुए। और वहाँ एक अटैक होता है, मिलिटेंट अटैक होता है पुलिस की वर्दी में। पुलिस की वर्दी पहन के कुछ मिलिटेंट्स आ गए थे लश्कर तैयबा के। तो अब स्टार्ट में ये है कि उन्होंने जब फायर शुरू किया, फायर खोला, एक रैली चल रही थी सामने किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उस पर जब फायर खोला तो स्टार्ट में लगा कि भाई ये जो डिप्लॉयमेंट है, पुलिस भी उसमें शामिल है, लोकल पुलिस भी शामिल होती थी एक्चुअली। वहाँ पे सीआरपीएफ और ये सारे कंबाइंड ऑपरेशन करते हैं। आर्मी का आरआर हो गया और सीआरपीएफ है, आपकी लोकल पुलिस है, साथ में कंबाइंड करते हैं। अब उसी में सिविल पुलिस की ड्रेस में मिलिटेंट आ गए, तो वो फायरिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। अब सारे कंफ्यूज हैं कि भाई ये पुलिस वाले क्यों फायर कर रहे हैं। हम लोग भी वहीं पीछे पेट्रोलिंग पार्टी में थे, तो देखा कि भाई पुलिस वाला एक हड़बड़ाया हुआ सा भागा आ रहा है अपनी तरफ, बड़ी तेज भागा आ रहा है। तो उसको खैर रोका गया। लास्ट में ये हुआ कि भाई नहीं, ये तो पुलिस वाला हो नहीं सकता है, ये तो भाई फायर कर रहा है। उसने लिटरली मेरे ऊपर वेपन तान दिया और फायर कर दिया, लेकिन फायर हुआ नहीं। अब हाँ, इसी को कहते हैं ना कि जब तक वो ना चाहे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपके सामने कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा बाहुबली आके खड़ा हो जाए, आपका बाल नहीं टेढ़ा कर सकता है। तो फायर हुआ नहीं, उसका फायर बेसिकली चैम्बर में फंस गया। तो जब उसने ऐसी हरकत की तो हम लोगों ने पहले तो भाई हुआ कि नहीं भाई कहाँ, कैसे तूने मेरे ऊपर वेपन लगा दिया या गोली चला दी। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट ऑफ द मोमेंट जैसे ही हमारा कमांडर बताता है नहीं ये नक्सली है साला, ये मिलिटेंट है। वहाँ नक्सली तो खैर आपके छत्तीसगढ़ इधर होते हैं, वो मिलिटेंट था। तो मिलिटेंट है, तो वहाँ पे जैसे पता चलता है उसने तुरंत ग्रेनेड फेंक दिया हमारे ऊपर।
अब ग्रेनेड क्या, चाइनीज़ ग्रेनेड होता था उस समय, चाइना का माल उसी समय से साला बेकार ही है। चाइनीज़ ग्रेनेड होता था, वो नीचे गिरा और 1 फीट ऊपर उठ के फटा। तब तक हम लोग पोजीशन ले चुके थे। तो 1 फीट ऊपर उठ के फटा तो स्प्लिंटर्स लगे नहीं, हमें लगे नहीं। उसके बाद क्या था, उसके बाद वेपन अपना कॉक हुआ, तुरंत फायर गिरा दिया साले को वहीं पे। अब सामने से क्यूआरटी आ रही थी, मेरे ख्याल से वो 131 बटालियन की क्यूआरटी थी। तो क्यूआरटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूआरटी, लेकिन भैया ये तो मतलब नैनो सेकंड्स का आपको टाइम मिलता डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि जैसे देखिए सबसे पहली बात है कि एक निर्दोष की हत्या नहीं होनी चाहिए आपके हाथ से। करेक्ट। अगर निर्दोष मर गया तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, निर्दोष नहीं मरना चाहिए। इसी सोच में फोर्स थोड़ा सा बैक स्टेप पे रहती है और उनके पास एडवांटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि उन्हें तो सामने फायर करना है और हमें ये भी सोचना है कि नहीं ये है, गिल्टी है कि नहीं है जिसको हम मारने जा रहे हैं। लेकिन जब प्रूफ हो जाता है तब तक थोड़ी देर हो जाती है। जी जी, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको। हाँ, तो ये बात वहाँ पहुँची कि हमने उसे गिरा दिया। अपोजिट साइड से क्यूआरटी भी आ रही थी, जो कि फायर करते हुए ही आ रही थी। अब बेसिकली हम लोग अपनी पोजीशन लेने के बाद ही फायर करते हैं, पोजीशन लेने के बाद ही फायर होता है। और उधर सामने से क्यूआरटी आ रही थी, वहाँ से भी एक पुलिस वाला जिसे वो दौड़ा के गोली मारते हुए चलाते हुए आ रहे थे, वो भी अपना बचाव में भाग रहा था। ये दोनों मिलिटेंट वहीं पे न्यूट्रलाइज हुए। उसके बाद उनके पास से एक AK-56 राइफल बरामद होती है। उसके मैगजीन पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। उस दौरान इनकी मैगजीन भी पाकिस्तान बनाता था AK-56 की। तो वहाँ से पता चलता है कि ये पाकिस्तानी मिलिटेंट हैं। बाद में लश्कर तैयबा ने इसकी पूरी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ हमने मरवाया है। तो ये फर्स्ट किलिंग थी। वहाँ से मुझे पता चला कि हमें करना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इस जॉब में क्या है मेरा। ये जॉब नहीं है, ये तो भारत की रक्षा का एक कर्तव्य है जो हम निभाएंगे, आजीवन निभाएंगे। जैसे ऑपरेशंस होते होंगे, कुछ लोग घायल भी होते होंगे, जैसे आपके किसी साथी को गोली लगी, तो उस समय डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? किस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं कि उसे गोली लगी है तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ इस विषय में बताइए कि ऑपरेशंस के टाइम में कैसा सिनेरियो रहता है। जी। अच्छा, ये गोली वाला इंसिडेंट तो कई बार हो चुका हमारे साथ। श्रीनगर में भी हुआ और छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो फर्स्ट वाले एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ जो श्रीनगर में हुआ। तो लाल चौक पे आए दिन फिदाइन अटैक एक कॉमन सी बात थी। इट्स अ कॉमन ट्रिक ऑन दैट टाइम कि मिलिटेंट्स लाल चौक पे फिदाइन कर देते थे। तो फिदाइन होने के बाद क्यूआरटी एक क्विक रिएक्शन टीम होती है, वो हमेशा ऑलवेज ऑन अलर्ट मोड क्यूआरटी की तुलना मैं कर रहा था। आपने जब बात काटी थी, क्यूआरटी की तुलना अगर आप यमराज से करेंगे तो क्यूआरटी उससे ज़्यादा तेज निकलेगी। तो एक दबदबा था क्यूआरटी का उस दौरान वैली में कि अगर क्यूआरटी आ गई, सीआरपीएफ की क्यूआरटी आ गई, आरआर की क्यूआरटी आ गई, तो वो छोड़ेंगे नहीं फिर। तो व्हेन मिलिटेंट अटैक ऑर्गेनाइज्ड ऑन लाल चौक, क्यूआरटी रश्ड ऑन ए स्पॉट और हम भी उसी में पहुंचे, हम लोग सारे पहुंचे और फायर आने लगा। सामने एक रीगल होटल था, वहाँ से फायर आ रहा था लगातार और सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। अच्छा, फिर हुआ क्या कि क्यूआरटी में एक बंदा था जिसके साथ हमने टाइम बिताया, बैठते थे, सुबह नाश्ता, शाम को खाना, बैठ के खाली टाइम में अपनी बातचीत, तो वो भी साथ में था। अच्छा, सभी अपनी अपनी बड़ी में होते थे। अचानक साइड से गोली आके लगी। अब देखिए कहानी यहाँ पे कैसे टर्न लेती है कि सामने बीपी जैकेट है, उसका आगे है, पीछे है, साइड में थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे वो हल्का सा हाँ बस कपड़ा होता है वहाँ पे, केवल वहाँ पे प्लेट नहीं होती है, क्योंकि प्लेट तो बस आगे और पीछे ही है। तो वहीं से आके गोली उसके अंदर घुस जाती है। अंदर घुसती है, इंटेस्टाइन उसका बाहर, तुरंत बाहर, बीपी और पेट के बीच में इंटेस्टाइन उसका बाहर आ गया। अच्छा, बाहर आ गया, हुआ ये कि वो जो गोली थी वो बार बार रिकोचेट हुई उसकी खुद की बीपी जैकेट में, लड़के वापस 4-5 बार वो राउंड वहीं पे चल गया। इसकी वजह से उसकी आंतें थोड़ी बाहर आ गई। अच्छा, उसके बड़ी ने तुरंत वो आंतें अंदर करी, कपड़े से बांधा, किनारे किया, और वो बंदा तब भी उसको बोल रहा है कि नहीं हट जा, मैं अभी मारूंगा, सालों को मारे बिना जाऊंगा नहीं यहाँ से, ताकत खत्म हो रही है, गोली लग चुकी है। अब ये बाद में हमने उससे पूछा, हालांकि वहाँ से जब उसको इवैक्यूएट किया गया स्किम्स शौरा,
स्कीम्स है। एक शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो शौरा में है, जहाँ पे फोर्स का कोई भी इंजर्ड होता है तो तुरंत वहाँ पे सबसे फर्स्ट एड उसको वहीं पे दिया जाता था। कई दिनों तक तो वो उसके बाद कोमा में रहा बंदा। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जब वो बोलने की कंडीशन में आया तो उसका एक्सपीरियंस, सबने उससे बातचीत की। बाद में मेडिकल पेंशन चला गया हालांकि वो बंदा। तब उस दौरान उसने बताया कि गोली लगी तो सबसे पहले तो लगा कि भाई कुछ घुस गया है अंदर, काफ़ी मतलब गर्म सा कुछ घुस गया है। फिर एहसास हुआ कि नहीं, ये पेट फाड़ दिया, गोली लग चुकी है मुझे। फिर ऑपरेशन की तरफ उसका ध्यान जाता है कि भाई ऑपरेशन हो रहा है, अब मैं एक कमज़ोर कड़ी तो नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो फिदाइन आ गया, मार रहे हैं, अब मुझको एवैक्यूएट करेंगे या इसको मारेंगे। तो वो बंदा खुद लगा रहता है कि नहीं, मैं आखिरी सांस तक लड़ाई करूँगा। तो उसी के सीक्वेंस में वो लड़ता रहा। फिर हालांकि बडी के बारे में मैं बताऊं कि जो फोर्स में जो बडी होता है, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको ब्रदरहुडशिप, ये फोर्स में ही देखने को मिलती है। पिछले लास्ट 8-10 साल से मैं सिविल में भी हूँ, यहाँ पे भी देखा, यहाँ गिव एंड टेक की ज़्यादा पॉलिसी है, बट ये पॉलिसी फोर्स में नहीं है। वो बडी आएगा जरूर। जितना भगवान पे भरोसा है उतना ही भरोसा अपने बडी पे होता है कि अगर मैं फंस गया, मेरा बडी जरूर आएगा मुझे बचाने के लिए। ओके, हर एक सोल्जर के लिए एक बडी। यस, हर एक, ये बडी सिस्टम में होते हैं कि सबके साथ एक बडी होता है। ओके, तो बडी आया, उसको भी बडी ने इवैक्यूएट किया, लेके गया लास्ट तक बाहर। तो यहाँ पे ये काम आता है, जो एक दूसरे का सपोर्ट है, ब्रदरहुडशिप है, ये ही काम आती है। पूरा टीम वर्क है भैया, पूरा टीम वर्क है। और हाँ, फिर वो ऑपरेशन जो वहाँ पे हो रहा था, उसके बाद मिलिटेंट को मारा हम लोगों ने। पूरी टीम थी, मारा। किसकी गोली लगी है, गोली पे नाम नहीं लिखा है, बाकी सब मार रहे हैं। तो हुआ ये, लास्ट में फिर क्या करते हैं ये मिलिटेंट, ये सरेंडर नहीं करते हैं, ये वहाँ से जंप मार दिया उसने नीचे और भागा आगे की तरफ, गोलियां मतलब अंधाधुंध चलाते हुए कि अब लास्ट मेरा ये है, अब जिसको भी मार पाऊंगा मारूंगा और फिर सुपुर्दे खाक हो जाऊंगा। इनकी यही सबसे बड़ा जो है, जो उसके बाद ये जन्नत या कहाँ जहाँ भी जाते हैं इनको जो बताया गया है। तो कूद पड़ा और मारते हुए भागा और टक तुरंत सबने फायर किया और वहीं गिर गया। अच्छा, उन दिनों एक चीज़ और बहुत ज़्यादा थी, मिलिटेंट मर गया, अब मिलिटेंट को लेके जाने लगे, वहाँ जितने अलगाववादी सब इकट्ठा हो गए। अब एक मिलिटेंट के मरने पे इतना बवाल था कि वो मिलिटेंट है, मार रहा है, फिदाइन किया है उसने, उसके मरने पे इतना बवाल था कि नहीं, इसकी हम बॉडी नहीं ले जाने देंगे, डेड बॉडी नहीं ले जाने देंगे। और घरों से पत्थरबाजियां शुरू, ये दौर था उस समय। कश्मीर बंद हो जाता था। हाँ, कश्मीर बंद। आपने भैया कश्मीर में काफी पहले से काम किया है। एक उस दौर का कश्मीर था और एक अमित शाह जी वाला नया कश्मीर है, क्या अंतर पाते हैं दोनों में? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। इसमें देखिए, अमित शाह का जो कश्मीर है और जो पहले कश्मीर हुआ करता था, आज उस कश्मीर में बहुत अंतर है। वो कश्मीर जो था वो एक बुरा स्वप्न था। उन दौरान वहाँ पे आप ये जानिए, अलगाववादी राजनीति बिल्कुल चरम पे थी। यासीन मलिक जो कि JKLF का लीडर था, ये इसने काफ़ी कुछ वहाँ पे लोगों को बरगला रखा था और इनके इशारों पे ही सारे जो भी कश्मीर बंद, वैली बंद, इनका आह्वान होता था, ये इन्हीं के इशारों पे होता था। और इनके जैसे न जाने कितने थे जिन्होंने उस समय यूथ को बरगला रखा था। तो वहाँ पे उस समय दिन में भी आप सिविलियन की तो कल्पना छोड़ दीजिए कि नीचे से कोई आएगा या प्लेन्स से कोई बंदा वहाँ घूमने आएगा और एंड ही टेक अ सेल्फी फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ लाल चौक। तो ये चीज़ें तो नहीं थी, बिल्कुल सपने में भी नहीं थी। हाँ, उस दौरान ये जरूर था कि लाल चौक पे जाना एक चैलेंज माना जाता था। उस समय की एक बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक चैलेंज दिया था कि मैं लाल चौक पे भारत का झंडा फहराऊंगा, और इन्होंने जाके फहराया भी। उस समय लाल चौक पे भारत का झंडा फहराना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो हालांकि इन्होंने 56 इंच के सीने वाला काम किया उस समय और झंडा फहराया। स्टार्ट भी इनका वहीं से हुआ था। वो बहुत बड़ा एक वाकया था जो मशहूर हुआ था। तो ये था लाल चौक वहाँ का। लाल चौक, और आप कश्मीर की बात करें तो जो वैली है जहाँ रामबन से स्टार्ट हो जाती है, जवाहर टनल से होते हुए जब आप श्रीनगर एंट्री करेंगे तो चारों तरफ फिर फोर्स ही फोर्स, हर तरफ जाल लगा हुआ कि भाई कहीं से ग्रेनेड आ सकता है, कहीं से भी फायर आ सकता है, कहीं पे फिदाइन हो सकता है। कोई दुकान नहीं, कोई शॉप नहीं, कुछ भी नहीं, ये दौर था। और आज का जो कश्मीर है, आज वो एक
एक तरह से टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट हो चुका है। धारा 370 हटते ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ गए सारे और टूरिस्ट के लिए ओपन हो गया। इक्का दुक्का इंसिडेंट कभी कहीं पहलगाम टाइप अगर हुआ है तो हुआ है, वरना अब एकदम शांत है। कश्मीर अपनी आगे प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, नीचे से जुड़ चुका है, प्लेन्स से जुड़ चुका है। वहाँ के युवा भी अब नीचे आते हैं पढ़ने, ऊपर जाते हैं। अब बीच में सिर्फ एक पहलगाम घटना ऐसी हुई जी, मुझे मुझे तो ये लगता है, मैं पर्सनल मेरा एक व्यू है विराट इसमें, कि ये जो पहलगाम घटना हुई थी ये कहीं ना कहीं कश्मीरियों का भरोसा जो भारत शेष बन भारत रहा के था। साथ बन चुका था उसको बिगाड़ने की एक साजिश थी करेक्ट करेक्ट कि यहाँ पे कश्मीर जब अटैक हो जाएगा तो लोग डर जाएंगे, आना बंद कर देंगे। अच्छा, कश्मीरियों की एक खासियत मैं बताता हूँ कि ये कभी भी इन्होंने टूरिस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं किया। टूरिस्ट इनका भगवान होता था। भले फोर्स से इनकी लड़ाई है, सरकार से इनकी लड़ाई है, लेकिन टूरिस्ट इनके लिए भगवान था। उसी से ही रोजी रोटी चलती थी, टूरिस्ट की सेवा करते थे ये प्रॉपर। तो ऐसा तो नामुमकिन था कि ये सपोर्ट कर दें किसी भी मिलिटेंसी का कि आप टूरिस्ट के ऊपर अटैक कर दो। तो ये तो एक आजकल जो जियो पॉलिटिक्स फैली हुई है ऑल वर्ल्ड, ये वहीं सब चला हुआ मामला है। क्योंकि पाकिस्तान तो खुद साला भिखारी है, वो क्या प्लान करेगा यहाँ पे आके कि भाई हम मरवा देंगे या कर देंगे। वो खुद कठपुतली बन चुका है, अभी अमेरिका का, चीन का कठपुतली बन चुका है ये। उसको तो जैसे नचाया जाता है वो वैसे ना, बस यही था। और कहीं ना कहीं ऐसे ही छोटे मोटे इक्का दुक्का अटैक्स जो हुए हैं अगर कहीं तो हुए हैं। बाकी कश्मीर आज बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। कश्मीर हर तरफ से खुशहाल है। पहले जाने के लिए लोग सोचते थे कि कश्मीर काश हम जा पाएंगे। अब देखिए फ्रीक्वेंटली लोग कश्मीर जाते हैं और वहाँ पे अपने वेकेशन जाते हैं। और हमारे आपके नोन में जैसे 370 हट गई 2019 के बाद से, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई वहाँ पे। स्टोन पेल्टिंग बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। अब हर परिवार से एक ना एक नोन पर्सन वहाँ जाता है और लाल चौक के सामने सेल्फी लेके आता है। तो ये दौर आ चुका है, अभी खुला है। नहीं, आने वाले दौर में भैया जो भी इक्का दुक्का या 0.1% कुछ बचा हुआ है वो भी साफ ही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हो चुका है। देखिए एक अभी कोई एक मूवी आई हुई है धुरंधर। अच्छा, उसमें एक इस्लामिक फ्रंट से एक जो वहाँ पे एक डायलॉग था कि ये हिंदू डर जाते हैं। अब उनके मन में देखिए क्या चल रहा है, हिंदू डर जाते हैं। तो पहलगाम अटैक हुआ, लोगों ने जाना बंद कर दिया। अभी यहाँ डरना नहीं है, अभी इनके सीने पे लात रख के चढ़ जाना है। भाई किस बात का डर है? एक अटैक हुआ, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट अलर्ट हो गई, अलर्ट मोड पे आ गई। अभी डरने का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे चल रहा था वैसे चलना है और पहुंचना है। और यहाँ पे कोई मतलब धार्मिक मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक कॉमन सी बात कर रहा हूँ आपसे। जो इनका कॉन्सेप्ट है, गल्फ कंट्रीज में अभी बैन कर दिया उस मूवी को, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो है ही है वो वाला जो यूएई के थ्रू पैसा होके आया या दुबई के थ्रू होके पैसा होके आया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने वहाँ देखी हैं। ये सब तो धुरंधर के लिए खैर काफ़ी प्लस एंड माइनस वही लोग कि हाँ एक एजेंडा फिल्म है, बट इट्स नॉट। जिसने देखी है वो सब जानते हैं, दर्शक भी सारा जानते हैं। भैया कोबरा कमांडो में किस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया जाता है? मतलब ऑपरेशंस में किन किन तरीके के हथियार होते हैं? वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं वो किस तरीके का, मतलब कुछ इस विषय में? नीड ऑफ वेपन्स इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टेरेन और आपका क्या ऑपरेशन का क्लास क्या है, कहाँ पे आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन जंगल के बीच में हो रहा है या प्लेन्स में हो रहा है। तो जो सबसे पहले जो नाम आता है X-95 का आता है। X-95 एक कम्पैक्ट वेपन है। एक आज की जनरेशन का अमेरिकन आर्मी से थोड़ा सा प्रभावित वेपन है वो, और अच्छा वेपन है। क्लोज रेंज की फायरिंग उससे अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो बड़े वेपन की अगर बात करें तो CGRL रॉकेट लॉन्चर होता है। ये शोर बहुत करता है, बट जब डिस्ट्रॉय करना होता है ना कहीं, वो देखा होगा आपने लगभग बॉर्डर मूवी में सनी देओल वाला रॉकेट लॉन्चर, वही रॉकेट लॉन्चर आजकल CGRL के नाम से कोबरा में है। अच्छा, उसके अलावा AGL है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, जो मोस्टली कई बार AK में आगे लगा हुआ होता है, जिसमें ग्रेनेड्स की एक लड़ी होती है जो लगातार ग्रेनेड्स ही फायर होते हैं उससे। हाँ, और इनके अलावा आता है आपका, देखिए जो पर्सनल मेरी पसंद रही है हमेशा ऑलराउंडर वेपन, इट्स AK-47 इज द मदर वेपन ऑफ ऑल वेपन्स। आज भी AK-47 पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा एक फौजी को होता है। आप किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सा वेपन लेके जाओगे ऑपरेशन में, सबसे पहली पसंद होगी उसकी AK-47। अब देखिए AK-47 एक
हैंडलिंग में बहुत इजी है, उसका जो फायरिंग 7.62 ग्रूव्स जो उसके फायर जब निकलता है तो वो आपके टारगेट को हिट किए बिना लौटता नहीं है। अगर आपके अंदर एमिंग कैपेबिलिटी है, आप एम सही ले रहे हो तो वो दुश्मन को चीर के निकलने की गारंटी है AK-47 की। 47 सबसे समझ लीजिए एक पुराना वेपन है और आज भी इससे अच्छा कोई वेपन माना नहीं जाता है AK-47 से। और मैं तो हमेशा AK-47 ही लेके चलता था, जब भी जाता था 47 लेके चलता था। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी जो बात आती है कि आप अपने वेपन का रखरखाव कैसे करते हैं। वेपन को कहीं भी इधर उधर फेंक दिया या रख दिया तो मौके पे फिर वो वेपन आपके काम नहीं आना है। फिर आप फायर करोगे ना, वो बताया ना राउंड फंस गया, फिर वो राउंड फंस जाएगा और फिर आपकी बजाय आपसे नेक्स्ट गोली मार देगा। तो वेपन में सबसे बड़ी जो बेसिक नीड है कि आप यू मस्ट क्लीन इट रेगुलरसली, आप उसको क्लीन करें। और उसमें देखिए एक फायर होता है, मूवीज़ में तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि फायर हो गया, फायर के बाद सारी बड़ी लंबी प्रक्रिया है उसमें अब उसको साफ़ करने की। वेपन को साफ़ करने में तेल निकल जाता है। अगर आप अच्छे से ढंग से आपने फायर किया है तो उसको साफ़ करने में घंटों लगते हैं। तो अभी क्या है कि उसको ये नहीं सोचना है कि नहीं मुझे सफाई करनी है तो फिर मैं अब फायर करने में कंजूसी करूँगा, क्योंकि एक तो एक्सपोजर मिला है यार, कितने लोगों को मिलता है, करोड़ों लोग हैं भारत में जिनमें चंद लोगों को एक्सपोजर मिला है। तो वेपन का रख रखाव सही से करना चाहिए उन्हें, और उसके बाद वो वेपन कभी धोखा नहीं देगा। एक इंसान धोखा दे सकता है बट वो वेपन धोखा नहीं देगा अगर आपने प्यार से उसको रखा है। नेक्स्ट आता है आपका एक इंसास, एक वेपन था, अभी शायद वो हट गया है या बहुत कम बचा हुआ है। वो भी बहुत बढ़िया वेपन था, उसकी एमिंग बहुत अच्छी थी, उसका निशाना एक गारंटी था कि निशाना लगना ही लगना है। एनुअल रेंज क्लासिफिकेशन फायरिंग में हम लोग प्रिफर करते थे कि हमें इंसास दी जाए। AK-47 से क्या है कि समथिंग कभी बहुत अच्छा है, कभी उसका निशाना अगर निशानेबाज बहुत बेटर नहीं है तो वो फिर बुल नहीं मारेगा, वो आपकी स्किल्स पे है। बट अगर इंसास है आपके हाथ में तो इंसास आप थोड़ा सा ओके भी है ना तो बुल ही मारेगा वो, क्योंकि वेपन का थोड़ा सा ग्रिप था उसका। अच्छा, उसका वीक पॉइंट था उसकी मैगजीन उसकी ब्रोक हो जाती थी। तो फिर अब एक वेपन में अगर कोई टूट फूट आ गई तो फोर्स में उसके पीछे उसकी इंक्वायरी और फिर लंबा चौड़ा प्रोसीजर था जिसकी वजह से ये वेपन आउट किया गया है। अभी X-95 के साथ आपकी AK की जोड़ी है, MP5 है, रॉकेट लॉन्चर बता ही दिया आपको, और CGRL है। इनके अलावा बहुत से ऐसे वेपन हैं जिनका एक्सपोजर टाइम टू टाइम हमें देते रहते हैं। कोई नया वेपन आया कहीं से तो अब उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, कैप्सूल ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे बहुत से वेपन हैं जो अपनी आंखों के आगे से गुजरते हैं, तो शायद यहाँ पे एक बार में बताना संभव नहीं है। बट सबसे जो अच्छा वेपन है जो किसी से भी आप पूछेंगे वो AK-47 है। AK-47 भाई, आपने बहुत से नक्सल्स ऑपरेशंस में भी पार्ट रहे हैं, एंटी नक्सल्स ऑपरेशंस। तो नक्सलवाद क्या होता है? क्या ये एक विचारात्मक मतभेद है या वहाँ पे कुछ तरीके का गलत सोच है, या इसमें कुछ प्रशिक्षित लड़के लाए जाते हैं? कुछ इस विषय में बताइए। ओके, नक्सलवाद एक 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी गांव से एक विद्रोह उपजा। गांव का नाम था नक्सलबारी। तो जितने विद्रोही थे वहाँ पे उन सबका नामकरण नक्सल रख दिया गया कि भाई गांव है नक्सलबारी तो ये सारे नक्सल हैं। ये जितने भी विरोधी हैं। स्टार्ट हुआ था ज़मीन की लड़ाई से, ज़मीन की लड़ाई, हक की लड़ाई, और ये बेसिकली माओवाद जो कॉन्सेप्ट आया तो उसमें यही था कि भाई पावर जो है एक ही बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, पावर स्प्रेड होनी चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ और था, बट जब इनका विरोध शुरू हुआ धीरे धीरे नक्सलवाद बढ़ा, फिर ये खुद भूल गए कि हम क्या करने के लिए उतरे थे और अब हम क्या करने लगे। ये वही हो गए जैसे जियो पॉलिटिक्स मैंने बताया ना, ये शिकार होते चले गए उसके। अब क्या हुआ कि जो नक्सल विंग्स बढ़ती चली गई, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बेचारे गांव के गरीब मजदूर जिनको खाने की दिक्कत है, जिनके मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, तो वो इन विंग्स में शामिल हुए। मिलिशिया लेवल से लेकर के ऊपर अप लेवल तक कई लेवल भी इनके होते हैं। जो अपर अप लेवल के इनके लड़ाके हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर होता है, बाकायदा जंगल में ही इस्टेब्लिश होता है किसी GR पे इनका ट्रेनिंग सेंटर। अक्सर हम लोग के पास इंटेल आता था कि फलाने GR पे एक नक्सल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है।
तो हम लोग जाते थे, डिस्ट्रॉय किया है, ना जाने कितने नक्सल ट्रेनिंग सेंटर हम लोग ने डिस्ट्रॉय किए हैं। अंदर इनका जैसे जैसे आप आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, वैसे सेम वेपन ट्रेनिंग और इनकी ड्रिल्स, इनकी फिजिकल एफिशिएंसी, सारी चीज़ें होती हैं इनकी। कोई एक ऑपरेशन भैया जो आपके जहन में हो? हाँ बिल्कुल है, ऐसे बहुत से ऑपरेशन। देखिए जब छत्तीसगढ़ में मैं रहा तो बहुत से ऑपरेशंस, अभी किस्मत कह लीजिए या वो दौर ही ऐसा था कि उस समय नक्सलवाद अपने चरम पे था। नक्सलवाद अपने चरम पे था और आए दिन हर हफ्ते हमें मौका मिलता था एक ऐसे ऑपरेशन में जाने का जहाँ पे इंटेल बिल्कुल पक्का होता था, नक्सली होता ही होता था। कई बार हिडमा से आमना सामना हुआ। और उनके अलावा एक घटना मैं आपसे बताऊंगा कि हम लोग जंगल में काफ़ी डीप निकल गए थे। देखिए 60-70 किलोमीटर, पीठ पे पिट्ठू, हाथ में वेपन, ये चीज़ें तो है ही हैं। बट जब 60 किलोमीटर पैदल चले जाओगे तो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं। आप नदी आ जाएगी, तालाब आ जाएगा, आपको उनमें उतरना है। ये नहीं कि अब नदी आ गई मैं नहीं जाता, ये सब कहानी नहीं है। आपको जैसे प्रोसीजर है आपको उतरना है। जब आप पानी में उतरोगे तो यहाँ तक पानी है जी, यहाँ तक पानी है। अब आप भीग गए पूरा नीचे तक। जब पानी से बाहर निकले आपके पैर में लीचेस चिपक गए, आपका पैर, जूता जो जंगल शूज़ हैं वो भीग गए, पैरों में छाले पड़ गए, रैशेस आ गए जहाँ पे भी, हाँ अंडर आर्म्स या कहीं पे भी रैशेस आ गए आपके। अब उनको सबको भूल के सिर्फ हमें दुश्मन याद है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक समझ लीजिए बस मेडिटेशन लेवल इतना हाई होता है कि हम बॉडी को भूल के और दिमाग के ऊपर आश्रित हो जाते हैं कि अब बॉडी तो चलेगी चलेगी, बॉडी जाएगी कहाँ। तो सीधा बस अपने ऑपरेशन पे फोकस। और ऐसे ही हम एक जंगल में गए, काफ़ी डीप निकल गए अंदर, तो कोई मिला नहीं वहाँ पे, नक्सली नहीं मिले। और चलते चलते काफ़ी डिमोरलाइज हो गए, क्योंकि जब नक्सल के साथ इंगेजमेंट नहीं होती है तो बंदा डिमोरलाइज होता है कि यार इतना चल के आया, इतनी मेहनत की और साला मारने के लिए दुश्मन भी नहीं मिला, है ना। तो हाँ, लेकिन जब मिल गया तो फिर वो एड्रेनालाइन उनके टॉप फ्लोर पे आ जाता है कि मिल गया, अब मारना है इसको, वेपन है साथ में। फिर तो उससे बड़ी कोई खुशी ही नहीं है कि आ गए बेटा, अब जाओगे नहीं जिंदा, है ना। क्योंकि एक नक्सल विंग या एक 3-4 मिलिटेंट्स मिलके अगर किसी फोर्स वाले ग्रुप को घेर लें और उनको मार दें तो ये एक थोड़ी बेइज्जती सी फील होती है। कोबरा नक्सल का बाप है, मैंने पहले भी बताया है, कोबरा नक्सल का बाप है और नक्सल कभी कोबरा को बीट नहीं कर पाया। तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि जब हम काफ़ी डीप चले गए और अचानक रेडियो सेट्स पे इंफॉर्मेशन आती है, जो ड्रोन्स ऊपर उड़ रहे होते हैं। ड्रोन्स, जब हम ऑपरेशन जाते हैं तो फॉलोड बाय ड्रोन्स, वो ड्रोन्स भी ऊपर होते हैं चारों तरफ, जो पिक्स लेते हैं एरिया की। तो एक मैसेज आता है रेडियो पे कि भाई 150 से ज़्यादा नक्सली हैं, इन्होंने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब आप यहाँ पे प्लान बी लगाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इनके एम्बुश को काउंटर करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो हमारी जो भी टीम थी, छोटी कॉम्पैक्ट टीम थी, अब आया ये मैसेज, उसके बाद आंखों आंखों में इशारे हुए कि हाँ भाई अपनी अपनी पोजीशन पकड़ो सब सारे। तो एक बडी की पोजीशन अगर साउथ है तो दूसरे की नॉर्थ है, वो उन्होंने अपने तुरंत पोजीशन ली, पूरे ग्रुप की पोजीशनिंग हुई और फायर स्टार्ट हुआ। CGRL धड़ाम धू धा, सब कुछ बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, सबको पता है अपना रोल, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। उस इतने बड़े अम्बुश को हमने काउंटर किया। रास्ते में नदियाँ थी, पहाड़ थे, पहाड़ियाँ, अनगिनत पहाड़ियाँ। तो उस समय हमारी सर्वाइवल स्किल्स काम आई। और वो जो 70-80 किलोमीटर रन एंड वॉक था, जब 20 किलोमीटर रन होता था पसीना बहुत निकलता था, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े स्लोगन्स उन ग्राउंड्स में लिखे रहते थे कि अगर मैदान में पसीना बहाओगे तो जंग के मैदान में खून बचाओगे। अब वो लाइन बहुत बड़ी याद आई उस समय, उस लाइन का मतलब समझ में आया कि आज इसीलिए हम लोगों को तैयार किया गया था। इसी टाइम के लिए वो ट्रेनिंग होती है। मुझे तो भैया हर समय लगता है कि मेंटल लेवल पे एक सोल्जर के पास प्लान भी होता ही नहीं है। हाँ, वो सिर्फ प्लान ए पे चलता है कि प्लान ए पे चलता है और कांस्टेंट प्लानिंग की क्षमता हो जाती है उसकी। आपने भी बोला ना कि इनके पास मेंटल पावर क्या होती है। तो मेंटल पावर देखिए, एक कोई भी सोल्जर है या एलिट फोर्स का कमांडो है तो उसका इंस्टेंट डिसीजन लेने की पावर उसकी जो डेवलप हो जाती है वो जिंदगी भर चलती है। आप एक अभी जो हुआ था एक देश में कहीं पे, जो आप नाम लें अगर, एक रशिया के साथ इज़राइल में जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं ये सारे एलिट फोर्सेस के मेंबर रह चुके हैं, कमांडो, एक्स कमांडो रह चुके हैं। तो इनको ये आता है कि हमें वैश्विक मंच पे बोलना कैसे है,
हमें तुरंत डिसीजन लेना कैसे है, हमें किसकी बैंड बजानी है, साले की कहाँ तक सुननी है, उसके बाद नहीं सुननी है। एक लिमिट है, वहां तक सुनना है, और उसके बाद हमें एक एग्रेसिव मोड में भी आना है। सिर्फ डिफेंस मोड तो अच्छा है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी ऐसा दौर आता है कि हमें एग्रेसिव मोड में भी आना है, हमें अटैकिंग मोड में भी आना है। छोटे छोटे कंट्रीज जिनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, वो हमारे ऊपर भौंकने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। तो ये स्किल्स वहां से डेवलप हुई, और जिन्होंने अपनी कंट्रीज में इनको चलाया, इनको लागू किया। तो वहां से हम वापस आए, उस एम्बुश को हमने तोड़ा, वापस अपने कैंप में आए। नेक्स्ट डे फिर से वही जीआर आता है, फिर से वही ऑपरेशन प्लान होता है, फिर से हम वहीं जाते हैं। तो वहाँ पे उनका एक कैंप मिला है, हमारे जाने की वजह से वो कैंप छोड़ छाड़ के सारे भाग गए, और रास्ते में फायर भी हुए, कुछ एक आध नक्सलियों को गोली भी लगी, ऐसा पता चला। नज़दीकी गांव, चूँकि गांव उनका फेवरेबल होता है, तो गांव में छुपे और निकल गए। तो ये चीज़ें होती हैं। भैया, 7 सिस्टर्स पे बांग्लादेश का बयान आया, आप उसको कैसे देखते हो? भारत को एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? 7 सिस्टर्स जी, अच्छा, 7 सिस्टर्स हैव 21 ब्रदर्स ऑल्सो। बांग्लादेश की हिम्मत देखिए, 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात करता है। मतलब एक अदना सा देश है, ना परमाणु वेपन है इसके पास, ना इसके पास आर्मी है उस लेवल की, लेकिन ये बात कहाँ की करता है कि 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं जी, उनको अलग करने की बात की। चाइना पहले ऐसी बातें करता था, तो इन्होंने बोला नहीं, हम चिकन नेक काट देंगे। अभी कुछ दिनों पहले उस्मान हादी, एक स्टूडेंट लीडर था बांग्लादेश में, इसने बांग्लादेश का एक एडवांस नक्शा बनाया कि ये ग्रेटर बांग्लादेश है, ग्रेटर बांग्लादेश है, उसमें इंडिया का कुछ पार्ट दिखा दिया इसने, और एंटी इंडिया स्लोगन्स ये लगातार रेटरिक करता रहा वातावरण में कि एंटी इंडिया हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं और इंडिया हमारा दुश्मन है। लगातार ये यही चीज़ें वायरल कर रहा था वहाँ के लोगों में कि भाई भारत हमारा दोस्त नहीं है और हम चिकन नेक काट देंगे इनकी। चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, एक थोड़ा पतला रास्ता है, उसमें उत्तर की तरफ आपका चाइना है, दक्षिण की तरफ ये बांग्लादेश है, और बीच में नेपाल और भूटान है। बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ उस जगह पे लगती है, बाकी रेस्ट 4-5 हज़ार किलोमीटर मेरे ख्याल से म्यांमार के साथ है। टोटल उसका जो बाउंड्री है उसके देश की, उसका 95% ये शेयर करता है इंडिया से। हाँ, अब इसकी औकात यहाँ तक हो गई कि हम चिकन नेक काट देंगे, ये बात बोल गया। कुछ दिनों बाद उस्मान हादी को खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के गोली मार दी, मर गया साला, मर गया। अभी किसने मरवाया इसको? वहीं के लोगों ने मरवा दिया। मोहम्मद यूनुस, एंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इनकी एंट्री होती है। अब ये वही उसका जो रेटरिक था वहां से टेक ओवर करते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत ने ही ऐसा करवाया है, भारत ने ही आदमी भेज के इसको गोली मरवा दी है। कुछ दिनों बाद इनकी एक रिक्वेस्ट आती है भारत में कि भाई इसको मारने वाले जो मर्डरर थे वो इंडिया में कहीं आके छुप गए हैं, हमें आप उनको वापस कर दो। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हिम्मत हो गई। उसके बाद भारत से जवाब जाता है कि तुम अपने 3 करोड़ रोहिंग्या जो साले जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण मचा रखा है उनको कब वापस लोगे? वापस ले लो ना तुम उन्हें जी। जिन्होंने एक बस्ती रोहिंग्या बस्ती देखोगे ना जाके, 8-10 बच्चे थोक भाव में उनके, साला एक मध्यम वर्गीय इंसान 2 बच्चों को पढ़ाने में उसकी ऐसी की तैसी हुई जा रही है, सक्षम नहीं है ना, और ये इनके 8-10 बच्चे घूम रहे हैं उनमें। तो इनको बोला गया कि नहीं भाई आप कहाँ से। अच्छा, इनका वो जो उस्मान हादी था, अब आप देखो उसको गोली कहाँ मारी, वो ई रिक्शा में जा रहा था, ई रिक्शा में जा रहा था, और साले ई रिक्शा पे चल के तुम चिकन नेक काटोगे? ई रिक्शा पे चल के इतनी हिम्मत तुम्हारी हो गई? अरे तुमसे ज्यादा क्षमता यहाँ के स्टूडेंट्स लीडर्स में है, जो जो है ना, जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो नेता होते थे वो भी देश को आगे ले जाने में सक्षम है, वो भी चले जाते हैं। तुम्हारी क्या औकात है यार? व्हाट्स द ब्लडी फक ऑफ यू, है ना? ये कहाँ की सोच है? तुम्हारी औकात नहीं, खुद की औकात नहीं, घर बचाने के दाने नहीं, तिनके की औकात नहीं, तूफान का रुख मोड़ने की बात करते हो। किसी भी स्तर पे ये संभव नहीं है, इसे बड़बोलापन है, बड़बोलापन है। आज आप अगर इसकी बात करें, जो जहाँ चिकन नेक, जिसको हम प्यार से चिकन नेक कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आज वहाँ भारत
एक जमाना था 1965 का भारत था, वो कमजोर था, उस कमजोर कड़ी होती थी। आज वो कमजोर कड़ी नहीं है, आज वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहाँ पे 3 मिलिट्री बेस बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं, जो कि चाइना को मद्देनजर रख के बनाया गया है। अभी वहाँ पे आपका राफेल की तैनाती हो चुकी है, ब्रह्मोस मिसाइल्स लग चुके हैं, आपके कमांडो विंग्स वहाँ पे सारी डिप्यूट हो चुकी हैं, जो कि चाइना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बांग्लादेश तो एक बहुत छोटा सा हवा का झोंका है, साले क्या है तुम्हारी बिसात। आज अगर चाइना भी मुंह उठा के देख लेगा अगर हमारे उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, तो चाइना को भी मुंह की खानी पड़ेगी। इतनी बुरी तरीके से भारत वहां पे मजबूत हो चुका है, और इनका रेटरिक चालू है कि भाई अब ये भारत है, सीने पे वार करता है। हाँ, सीने पे वार करता है, घर में घुस के भी वार करेगा। अभी कुछ दिनों में घर में घुस के भी वार करेगा, और वो तुम बढ़ावा तुम ही दे रहे हो उसको। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे जो कुत्ते भी नहीं है, वो पिल्ले हैं, वो जो भौंक रहे हैं। अरे भारत से पैदा हुए यार 1971 में, तुम्हारे घर पे छत आई, आज तुम उन्हीं को भौंक रहे हो। बिस्कुट डाल दिया जाता है भैया, भौंकने लगता है। अच्छा, आपके पूरे मतलब जितना भी आपका पूरा कार्यकाल रहा है, इसमें कोई एक ऐसा पल आया जिसने आपको पूरा अंदरूनी रूप से झंझोर दिया हो? कहीं एक ऐसा हो कि रात में जब सपना आता हो तो नींद खुल जाती हो कि अरे। ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। और इसमें मैं 2017 का जो बुर्कापाल इंसिडेंट था, जहां नक्सलियों ने 300 नक्सलियों ने एम्बुश लगा के सीआरपीएफ के 27 सोल्जर्स को मार दिया था। उन दिनों हम लोगों की तैनाती वहीं पे थी, और वहाँ हमने अपनी आंखों के सामने से देखा कि भाई अपने ही भाइयों के शवों को अपने कंधों पे लेकर के हम कैंप में आए, और जिस तरीके से उन्होंने मारा था, मॉड्स ऑफ ऑपरेंडी आप देख लोगे तो आपका खून खौल उठेगा, जिस तरीके से उन्होंने मारा था। आज नक्सल्स की भी बड़ी पैरवी होती है, कुछ देश के गद्दार हैं जो इसकी पैरवी करते हैं कि हाँ भाई फोर्स वाला तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। अरे तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा चाचा कोई कभी फोर्स में गया था? फोर्स वाले का दर्द तुम्हें क्या मालूम है? कितनी किलिंग हुई है उस जंगल में। अब इस पे तो बात करेंगे तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। नहीं। तो ये एक सिचुएशन ऐसी थी जिसने अंदर तक झकझोर दिया, जो आप बात करें झकझोरने की, कि जब अपने सामने ही अपने भाइयों की लाशें पड़ी हों तो कैसे बर्दाश्त होगा वो। मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक पेंशन का जो मुद्दा है, वो पेंशन के मुद्दे के ऊपर बहुत सारे लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। आप थोड़ा सा कुछ बताइए कि अभी आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, पेंशन इज ए पार्ट ऑफ एन सैलरी का ही बचा खुचा हिस्सा होता है पेंशन, जो कि रिटायरमेंट के बाद उस कर्मचारी की एक उम्मीद होती है कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए, है ना? करेक्ट। ओल्ड पेंशन सिस्टम एक हुआ करता था जिसमें ये चीज़ें थी सेम ऐसे ही, रिटायरमेंट के बाद आपको आपकी पेंशन निर्धारित हो जाती थी, वो मिलती थी। अब आगमन हुआ 20 साल पहले 2004 में एनपीएस का। जी। देखिए, जहाँ पे तारीफ करने की बात है, हमने पर्सनल व्यक्तित्व, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह का हो, राजनाथ सिंह जी का हो, हमने वहाँ तारीफ की है। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ जिसका विरोध करना जरूरी है, शायद आज अगर उनकी पार्टी में ही कोई इस तरीके की बात को रखे तो इस बात को मान लिया जाता। बट यहाँ पे यही है ना कि अब एक थीम पे चल रहे हैं तो एक ही थीम पे चल रहे हैं, उसका विरोध कोई नहीं करेगा। तो एनपीएस जो आया, एनपीएस एक अच्छी प्रणाली नहीं थी, न्यू पेंशन सिस्टम। इसका विरोध हुआ कर्मचारियों में। अच्छा, कर्मचारियों में हुआ वो तो छोड़ दीजिए, पैरामिलिट्री को आप उसके दायरे में क्यों लेके आ गए? पैरामिलिट्री फोर्स एक आर्म्ड कम्बैट फोर्स है जो भारत के लिए खड़ी हुई है, भारत के लिए लड़ रही है। वहां के जवान, अब उनका दिमाग उनके घर में होगा, उनकी पेंशन पे होगा, उनके कैलकुलेशन पे होगा, खर्चों पे होगा, वो क्या लड़ाई करेंगे यार वो देश के लिए, है ना? अब आप बात करें अगर भारत चाइना बॉर्डर की, आर्मी के साथ आईटीबीपी कदम से कदम मिला के लड़ रही है। जितने भी बॉर्डर्स हैं, आउटसाइडर्स जो पाकिस्तान से टच्ड हैं या चाइना से, बीएसएफ बराबरी से उनका मुकाबला कर रही है। बीएसएफ का नाम सबने सुना होगा। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स है ये, सीआईएसएफ, तो इस सिक्योरिटी फोर्स, इसका ये देखिए, जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं इंडिया में, उनकी सिक्योरिटी में है ये भी पैरामिलिट्री है जी। इसके अलावा एसएसबी नेपाल बॉर्डर पे, भूटान बॉर्डर पे काम कर रही है। आगे आप सीआरपीएफ,
सीआरपीएफ इज ए संकट मोचन फोर्स। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सीआरपीएफ को बुला लो। कश्मीर में आतंकवाद है, सीआरपीएफ को बुला लो। नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में, सीआरपीएफ को बुला लो। कोबरा। तो अब इनको आपने पैरामिलिट्री, कंप्लीट पैरामिलिट्री को एनपीएस में डाल दिया। ये भेदभाव क्यों है? एनपीएस एक अंशदान इसमें एम्प्लॉय को, मैं बताऊं आपसे, देना होता है 10% का। अब 10% का आप अगर अंशदान दे रहे हैं तो किस बात की पेंशन है फिर? वो पेंशन तो मैंने बताया ना कि बचा हुआ हिस्सा होता है आपकी सैलरी का। अब आपने 10% अंशदान दिया अपनी सैलरी का, और वही पैसा उठा के मार्केट में लगा दिया गया। सबसे बड़ा यूटर्न इस मुद्दे पे यहीं पे आता है कि आपका पैसा आपसे बिना पूछे मार्केट में लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? 4 आईएएस बैठा दिए जाते हैं, नीतियां बना देते हैं, नीतियां लागू कर दी जाती हैं। जो लोग अफेक्टेड हैं उनसे पूछा गया, उनका विलिंगनेस लिया गया, पैसा आपका है, आपसे पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा गया। बताया क्या गया कि ओपीएस से बहुत अच्छी प्रणाली है एनपीएस, इसलिए इसको लागू किया जाएगा। अगर ये अच्छी प्रणाली है तो आपने एमपी एमएलए को इससे वंचित क्यों रखा? एक सांसद है, एक विधायक है, उसको तो और पेंशन के दायरे में रखा है। बिल्कुल। एक जो भारत का सैनिक है यार, उसको एनपीएस में डाल दिया, उसका पैसा बिना पूछे लगा दिया। क्यों? क्योंकि ही इज ए सॉफ्ट टारगेट फॉर गवर्नमेंट या फॉर किसी के भी लिए। मैं खुल के बता रहा हूं कि वो बोलेगा नहीं। नौकरी करनी है तुझे तो तू नहीं बोलेगा। तो यहां पे मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को, आपको और इस एटमॉस्फेयर को, कि एक सोल्जर जो ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है, वो इट्स नॉट ए जॉब फॉर 10 to 5। वो 10 से 5 की नौकरी नहीं कर रहा है। उसके पास फर्स्ट उसका देश प्रेम का जज्बा है, जिसके चलते वो फौज में जाता है। आप किसी भी रोड पे दौड़ने वाले लड़के से कभी भी पूछ लोगे ना, तो सबसे पहले वो यही बोलेगा कि भैया वर्दी का शौक है, मैं जाऊंगा देश के लिए, अग्रिम पंक्ति में खड़ा हूंगा, मारूंगा या मरूंगा। उसके बाद जो जिंदगी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही, तो वो सेकेंडरी है उनके लिए। तो उनका ध्यान अगर गवर्नमेंट नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? बाहर का देश तो आएगा नहीं उनका ध्यान रखने। तो उनके पैसे को आपने बिना पूछे लगा दिया मार्केट में। अब उनके दिल का दर्द कौन पूछे? वो, उन्हें तो ये डर है ना कि अगर, देखिए जैसे अभी कुछ दिनों पहले किसान बिल वापस ले लिया गया, 2000 का नोट वापस ले लिया गया, क्योंकि वो नीतियों में सही फिट नहीं बैठता था। तो बहुत से गलत डिसीजन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट है तो वो जो ले आई तो अब वो सही ही है। अगर नीति सही नहीं है तो वापस होती है। तो अब यहाँ पे किस बात का इंतजार है कि वो सारे आर्म्ड फोर्स वाले भी आके धरना दें? तो फिर तो यार हो गया। फिर अगर फोर्स वाला आके धरना देगा फिर कहाँ काम चलेगा? तो आप इसका देखिए, मैं एक विकल्प बताता हूँ, इसका एक उत्तर भी बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने एनपीएस के साथ यूपीएस एक ऑप्शन दिया है कि आप एनपीएस के अलावा यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट का अंशदान 10 से 14% हो जाता है। और हाँ, और तो अब इसी के साथ एक आप ओपीएस का भी ऑप्शन दे दो उनको कि भाई अगर ओपीएस आपकी नज़र में, तो ओपीएस देखिए कोई बहुत बेनिफिशियल एक कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए आप एनपीएस लेके आए हो, तो आप ओपीएस को भी उन्हीं के पैरेलल लाके खड़ा कर दो कि अब इफ यू वांट टू स्विच इन ओपीएस, आप फ्री हैं, आप ओपीएस में स्विच कर लीजिए। अगर आपको यूपीएस में जाना, आप यूपीएस चले जाए। आपको एनपीएस में रहना है, एनपीएस में। सिंपल यार, है ना? जिसको जहां जाना है जाने दो। सामने वाले को अपना चुनाव खुद करने दो। सामने वाले को अपना खुद चुनाव करने दो। कर्मचारियों पे तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं, उनकी भी यही शिकायत है। राज्य सरकारें आज देख रही हैं उन्हें। राज्य सरकारें जहाँ पे आज एनपीएस लागू कर दिया गया है, अब बहुत बड़ी बात है ये, क्या एनपीएस लागू करने के बाद उनकी सरकार घाटे से उबर गई? अगर घाटे से उबर गई हो तो आप बताएं ना। तो आप एक ऑप्शन ओपीएस का भी ले आओ, और जिसको, और आप इतना बढ़िया वर्क कर रहे हो, हर क्षेत्र में इतना वाहवाही है, आप डिफेंस के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो, हर जगह बढ़िया से काम कर रहे हो, इसी जगह पे क्यों एक छोड़ रखा है कि जिसके चलते आपको लोग बैकफुट पे कर रहे हैं? आप इसे भी सही कर दो, इतने लोगों की दुआएं पाओगे। बिल्कुल भैया, इन सारी चीज़ों से हट के आप लखनऊ से आते हैं, और लखनऊ के विषय में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसा है लखनऊ। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। आप लखनऊ में हैं। देखिए, जहां जिस शहर का नाम लेते ही मुस्कुराहट आ जाए जी, तो शहर तो अलग है सबसे, है ना? अब उस शहर में आप अगर बात करें चौक की गलियों की, तो वहाँ एक अलग लज्जत है। या गोमती नगर का वैभव, ये एक अलग स्मार्टनेस है। बीबीडी की चकाचौंध ले लीजिए, है ना?
अब चाहे आप इकाना का सौंदर्य ले लीजिए, लुलु मॉल, आपका ये उसके अलावा गोमती रिवर फ्रंट, ये सब वर्ल्ड लेवल की चीज़ें हैं। और लखनऊ का जो मेन सबसे बड़ा एक लखनऊ जिन पे फोकस करता है वो इसकी आसपास की सराउंडिंग्स हैं, आसपास की सराउंडिंग्स। उनमें आप अगर बात करें तो अयोध्या, भगवान राम की नगरी है अयोध्या, तो अब वो अयोध्या हो या देवी पाटन की शक्ति हो, चाहे नमी शरण का ज्ञान हो या कानपुर का स्ट्रगल हो, इनको अपने दिल में रखता है लखनऊ, तब वो लखनऊ है ना। तो इन चीज़ों से मिलकर लखनऊ बना है। हालांकि मेरा बेसिक जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन रही है और बेसिकली मैं जहाँ का निवासी था वो है जिला बहराइच। अच्छा। महाराजा सुहेल देव की धरती है। ओके। तो बहराइच में भी बड़े बड़े सूरमाओं ने जन्म लिया। उसके बाद जो बाप दादा रहे हैं वो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से बिलोंगिंग रही है उनकी। और आज भी वहाँ दोनों जगहों पे मेरा घर है, बट पिछले लास्ट 10 ईयर्स मैं यहाँ पे, ये लखनऊ मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। अच्छा। और आफ्टर सर्विंग फॉर माय नेशन मैं लखनऊ में एक्टिव हूँ, और लखनऊ के बारे में जितना कहें सब कम है। यहाँ पे जो चाय पी के बोला जाता है ना कि अम्मा और बताओ अम्मा और बताओ, बोलने चालने का अलग नजरिया है। बिल्कुल है, और वो बोलने चालने का खान-पान का एक अलग वो तो है, बिल्कुल है। शर्मा की चाय पे आज टपरी पे लोग बैठते हैं और उनकी नज़ाकत और नफासत देखिए आप। भैया अगर वर्तमान समय की बात करें, सेना के बाद इस समय आप बिजनेस में हैं, और बिजनेस में आप एक जिम चैन सीरीज हम कह सकते हैं, फिटनेस होम जिम सेटअप, होम जिम सेटअप आप कर रहे हैं। कुछ इस विषय में बताइए हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, फिटनेस के लिए कैसे जागरूक हो सकते हैं। देखिए, गोमती नगर में हमारा एक प्रतिष्ठान है फिटनेस विला। ओके। वो तो एक जिम है, बट एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं फॉर पैन इंडिया, होम जिम सेटअप का। होम जिम सेटअप एक ऐसी नेसेसिटी है आज के टाइम की कि जो हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो फिटनेस एक बेसिक और प्राइमरी कर्तव्य है हर नागरिक का कि वो अपने आप को फिट रखे। अब आज अगर मोदी जी सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, तो हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो एटलीस्ट खुद तो फिट रहे। भारत अगर विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और एक 70 प्लस वाला व्यक्ति उसको धक्का दे रहा है, तो जो हमारे युवा हैं, जो 40 से 70 साल के युवा हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे पहले बनती है ना कि अपने आप को फिट रखें जी। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे फिटनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले गया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ एक होम जिम सेटअप होता है जो आपके घरों में लगता है। साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन मिलता है जो हमने डिज़ाइन कराया है खास तौर पे ये 40 से 70 एज ग्रुप, उनके अलावा फीमेल्स के लिए, फीमेल्स जिनको टाइम नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज का, या पढ़ी लिखी हैं या जैसे जो भी हैं, मतलब वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग आपकी हाउसवाइफ हैं, तो भी उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। और एक फीमेल ही एक घर का बेस होता है। अगर फीमेल अस्वस्थ हो गया तो पूरा परिवार अस्वस्थ है। आजकल लोग जिम जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, अपनी मिसेस को लेके जाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ उनको माहौल भाता नहीं है। वो कई बार ऐसा है कि भाई है ना, जो एडवांस लिविंग में है वो तो मान लीजिए चलिए कोई बात नहीं, चले जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, या कोई अच्छा जिम मिल गया, हर जगह तो अच्छे जिम भी नहीं है। तो ये घरों में जिम स्टार्ट करने का सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट रहा ड्यूरिंग कोरोना, कि जब लोग एक ऐसी त्रासदी आई कि लोग फिटनेस के बारे में तो उनको जीना मुश्किल हो गया, फिटनेस तो छोड़ दीजिए आप, जीना मुश्किल हो गया उनका। तो उस समय भी ऐसे लोग ही शिकार बने जो अनफिट थे। कोरोना काल में भी वही लोग शिकार बने जो अनफिट थे, जिन्होंने अपनी बॉडी पे काम नहीं किया था। अच्छा, अब यहाँ सवाल आता है कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ? फिटनेस बेसिकली क्या है? वो डंबल, बाइसेप और ये फिटनेस है, या एक सामान्य व्यक्ति जो जिसकी बॉडी एक सामान्य बॉडी? देखिए, ये सब कुछ फिटनेस में काउंट है। डंबल को आप किनारे नहीं कर सकते हैं विराट, डंबल को आप बहाना करके किनारे नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ ट्रेडमिल पे दौड़ोगे। ट्रेडमिल पे दौड़ोगे ये तो कार्डियो हुआ ना। और कार्डियो तो आपकी जो तुरंत का जो खाया पिया है बस उसको केवल उसको एडजस्ट करता है। आपका जो पहले से अगर स्टोर हो गया है फैट, तो वो तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही जाएगा। स्ट्रेंथ, हाँ, वेट ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो फिर वो एक सराउंडिंग्स आपका दिन भर, आपका कार्डियो क्या है कि
फॉर समटाइम्स वो थोड़ी देर के लिए काम करता है, आपका जो मौजूदा जो आपने कल खाया आज खाया उसको सेट करता है। बट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आपकी मसल बनती है, डेवलप होती है, तो होल डे वो जो प्रोसेस है आपका वेट लॉस का, वेट और बॉडी बिल्डिंग का, वो चलता रहता है। अगर आप डाइट सही ले रहे हो, आपका रूटीन सही है, मॉर्निंग आपका उठना सही है, शाम को सोना सही है, दिन की डाइट आपकी बैलेंस्ड है, तो आप फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा आप कह सकते हो। तो यही एक कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं फिटनेस विला में, जो सीनियर सिटीजन्स लोगों के घरों में होते हैं, माँ बाप होते हैं, जिनके पीछे शायद एक बंदा अगर उनको देख रेख के लिए रखा जाता है, वो सिर्फ इसलिए स्थिति आती है कि वो 40 से 70 के दौरान उसने एक्सरसाइज नहीं की, तो 70 के बाद फिर उसे एक केयर टेकर चाहिए। आप बहुत से सेलिब्रिटीज़ को देखते होंगे, फिल्म सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनको पकड़ के 4-5 लोग चलते हैं, जी। और वो भी मोदी जी की ही एज के हैं, और मोदी जी क्या झंडे गाड़े हुए हैं चारों तरफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिटनेस पे काम किया है, डेली काम किया है। डेली आधा घंटा भी अगर आप काम करते हो तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन अगर आप काउंट करोगे तो आपने कर लिया अपने मतलब भर का। भैया मतलब जो मैं मोटा मोटा इसमें समझ रहा हूँ कि हम अपने होम पे एक जिम सेटअप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि जिसको जिस चीज़ में भी मतलब अगर वेट ट्रेनिंग करनी है तो हम वेट ट्रेनिंग के लिए सेटअप मतलब। हाँ, देखिए बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग अ होम जिम सेटअप, कंप्लीट होम जिम सेटअप, इंक्लूडिंग द विद एन एप्लीकेशन, जिसमें आपको सारी जानकारियाँ होंगी कि एक्सरसाइज का शेड्यूल कैसे कैसे है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करनी है, आपको वेट ट्रेनिंग में क्या क्या मतलब मूवमेंट्स होंगे, उसके अलावा कार्डियो कैसे फोकस करना है कार्डियो पे, या फंक्शनल ट्रेनिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी फोर्स में भी। फंक्शनल ट्रेनिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आजकल जिमों में थोड़ा कम है। और डाइटिशियन के, हाँ नहीं, फंक्शनल ट्रेनिंग है जो आपका बॉडी बिना किसी इक्विपमेंट के जो आपको थकाया जाता है, थकाते हैं उसमें। जब आपका हार्ट जो है वो थोड़ा सा हार्ट बीट थोड़ा बढ़े, तो उसमें तभी वो काम करता है। तो फंक्शनल ट्रेनिंग के साथ एक जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हम उसके बारे में भी हमने काम किया है। इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन आपको लाइव चैट आपके साथ करके आपका प्लान बनाएंगे। आप जब ऐप में जाओगे, सबसे पहले वहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी कि व्हाट इज़ योर बेसिक वेट एंड जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं कि आपका वेट क्या है, आप अल्कोहलिक हो या नहीं हो, आप सिगरेट पीते हो या आप है ना, जो भी जानकारियाँ सारी आप उसमें ईमानदारी से दोगे। फिर उसमें आपके लिए पर्टिकुलर सिर्फ आपके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन होके आएगा कि ये एक्सरसाइज आपके लिए है, ये डाइट आपके लिए है, ये शेड्यूल आपका है, आप डे 1 से ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करें। और जब वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आएगी तो हमारी सपोर्ट टीम है, हाँ, वो 24 आवर्स आपके लिए काम करती है कि किसी भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो थ्रू अ वीडियो कॉल उनको कंसल्ट करेंगे। और एक हमारी क्लास है जो 24 आवर्स चलती रहती है, जहाँ से आप कोई भी गाइडलाइन ले सकते हैं लाइव। कभी सपोज उसमें कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्लासेस चल रही हैं, कभी जुम्बा की चल रही है, कभी योगा चल रहा है, सेशंस भी होते हैं, रिकॉर्डेड सेशन आल्सो अवेलेबल, एंड ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये लाइव सेशंस भी हैं साथ में। ओके भैया, ये बहुत बढ़िया है यार। ये तो मतलब जिन लोगों के पास समय नहीं है या जिन लोगों के पास एक तरीके से कह लीजिए कि अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना व्यस्त है, वो इस चीज़ के लिए मतलब कर सकते हैं। आप जब भी आए आपको एक शेड्यूल आप अपना फिक्स कर लो और आप घर बिल्कुल। अगर नया भारत बनाना है तो सबसे पहले आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, और हमारा ये ध्येय है कि हम भारत के हर घर तक स्वास्थ्य को लेके जाएंगे। सिर्फ बड़बोलापन दिखाने से काम नहीं चलता आजकल, ये करके दिखाना होता है। तो हर इंसान की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्वास्थ्य को सही करे। हम साथ में हम हैं, कमांडो धीरेन्द्र सिंह आपके साथ है अगर आप हेल्थ को पाना चाहते हैं। भैया हमारे पुराने उसमें भी कहा गया है, पहला सुख है निरोगी काया, पहला सुख है निरोगी काया। तो ये बड़े बुजुर्ग कह गए, ऐसे नहीं कह गए इसको। भैया एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी भी उत्तर प्रदेश में क्या, क्योंकि हम लोग ने इतनी सारी बात करी, उत्तर प्रदेश में अभी भी बाहुबली कल्चर एग्जिस्ट करता है? बाहुबली लोग हैं अभी भी? क्योंकि हम लोग इस समय पिछले कुछ समय से काफ़ी कुछ सुन रहे हैं, तो कुछ इस विषय में। बाहुबली देखिए, एक पिक्चर देखी थी मैंने अभी, प्रभास उसमें हीरो था, साउथ की पिक्चर थी बाहुबली, सुपर डुपर हिट है ना, सुपर डुपर हिट मूवी। और उसमें बाहुबल दिखाया था, उसने यहाँ भाग जाना, वहाँ दौड़ जाना, कूद जाना, मारना दुश्मनों को। बाहुबली था यार, वो था बाहुबली। अभी क्या सुनते हैं हम कि बाहुबली कल्चर कोई छोटा मोटा माफिया हुआ, पनपा, 2-4 मर्डर कर दिए, कुछ दिन जेल चला गया, लौट के आया, अपनी फैन फॉलोइंग बनाया, इलेक्शन लड़ गया, जीत गया।
ठीक है, जीत गया, यहाँ तक तो समझ में आया, जीत गया। उसके बाद सालों उस पर काबिज रहा। अच्छा, ऐसे लोगों की एक मॉड्स ऑफ ऑपरेंडी, जो एक जैसे मैंने बताया ना, मॉड्स ऑफ ऑपरेंडी हर एक क्रिमिनल की या हर एक ऐसे बंदे की जो गलत करता है उसकी होती है। तो यहाँ पे नेताओं में भी एक ये फैला हुआ है कि जो इस तरीके से उठ के आया है उसकी मॉड्स ऑफ ऑपरेंडी है एक ये, कि वो सिर्फ उसी जिले में एक्टिव नहीं होता है, उसके जो सो कॉल्ड गुर्गे हैं या उनके जो सहयोगी हैं वो आसपास के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में उसका दबदबा बनाते हैं कि भाई ये फलाना है, और नाम से नाम फैला, जब नाम से कांप जाओ ऐसी स्थिति बनाता है वो कि ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्हीं का राज है। और फिर पीछे से मीडिया के थ्रू उनकी रील्स वगैरह चलने लगती हैं। फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बनाता है कि भाई मैं नहीं तो कौन बे, है ना, ऐसा कुछ। तो उसके बाद कौन बे की बात आती है तो हाँ मेरा लड़का है, अपने लड़के को विधायक बना दिया। उसके बाद कौन है, भतीजा है, भतीजे को सांसद बना दिया। उसके बाद कौन है, नाती है, नाती को जिला पंचायत बना दिया। अरे यार ये क्या ड्रामा है। इस पे देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो, जो पार्टी आती है शासन में, अपोजिशन के तो जो माफिया गिरी रही है उनको बंद कर देती है, पर कई बार क्या होता है ना कि रूलिंग में भी ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे लोगों का एक कॉन्सेप्ट और आप देखेंगे, आजकल लोग बढ़ चढ़ के अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने फलानी जगह पे ये कर दिया, यहाँ कट्टा लेके घूमा था, मैं कट्टा लेके घूमा था यार। इस बात को वो वीडियो पे बताते हैं और उसके बाद अपनी उन्हीं आपराधिक घटनाओं का विवरण देते हैं कि मैंने फलानी जगह लूट की या उन्होंने वहाँ पे वो शामिल रहे। अरे यार ये स्थिति हो गई कि अब ये जनप्रतिनिधि के रूप में अब ऐसे लोगों को, जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का एक आईना होता है। आज बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का हो हम वैसा बने, है ना, एक पढ़ा लिखा सुशिक्षित एक सुगढ़ व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि बने, जो हमारे शहर के मुद्दों को ऊपर उठाए, हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाए। लोग कहते हैं कि हम तो साइकिल से भैया हेलीकॉप्टर पहुंच गए, तो जनता कहाँ पहुंची? जनता कार तक भी तो नहीं पहुंची। जनता तो आज वही पैदल की पैदल है। तो आप कहां से पहुंच गए? आपने क्या ऐसा बम दाग दिया कि आप आज प्राइवेट जेट खरीद रहे हो? या तो बताओ फिर कैसे होता है भाई, हम लोग भी उसको फॉलो करें। और नहीं तो अगर बाहुबली की बात करोगे यार, तो ये जो छुटपुट अपराध की घटनाएं ये बाहुबल में काउंट होता है क्या ये? और अगर मान लीजिए ऐसा कोई बंदा अपने लड़के को इंट्रोड्यूस करता है, तो क्या इंट्रोड्यूस करता है कि ये हमारा लड़का है, अब हमारी जगह आएगा। अरे क्यों आएगा? जिस दिन कोई ईमानदार निडर आदमी, जनता को एक ऑप्शन मिल गया ना तुम्हारी जगह, तुम अपनी असली जगह पे पहुंच जाओगे जो तुम्हारी सही जगह है, या तो सुधर जाओ। बिल्कुल, है ना, जो उस जगह के लायक है उनको मौका दो, आगे आए। बिल्कुल। ये भैया जो एक टॉपिक था ना, इसके बारे में तो हम घंटों चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनगिनत उदाहरण हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही भैया, अगले वाले में अगर पार्ट 2 आएगा तो हम लोग डेफिनेटली इसके बारे में बिल्कुल डेफिनेटली विराट, पार्ट 2 आएगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके व्यूवर्स के साथ भी अब इंट्रो हो ही जाएगा जब आप स्प्रेड करेंगे इस पॉडकास्ट को। डेफिनेटली भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाइस टू मीट यू। जय हिंद। जय हिंद भैया। अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।